की किताब में है ये वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म। मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि ये वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म शुरू से है या उसका कोई टाइम है कि जहाँ से वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म की शुरुआत हुई थी। मैं ये बात इसलिए जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात पूरी करना है 2-3 मिनट में, क्योंकि जहाँ तक हम लोग समझ पाते हैं और संयोग से कमलेश दत्त त्रिपाठी जी वो किताब लेकर के आए हैं हाल फास वाली, जिसको मैंने भी पढ़ा है, उसमें अगर मैं याद कर पा रहा हूँ ठीक से तो वाल्टेयर को कोट किया है, हाल फास ने वाल्टेयर को कोट किया है और उसमें भारत का संदर्भ दिया है कि भारत में धार्मिक या वैचारिक वाद विवाद बिना संघर्ष के, बिना हिंसा के भी निपटाए जाते हैं और वो लोग आपस में प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मल्होत्रा साहब कि इनलाइटनमेंट के पहले वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म जैसी कोई चीज़ है या नहीं, एक चीज़। दूसरा सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ है और उसका संबंध चूँकि आपने भी गांधी का जिक्र किया और बार बार आया, हिंद स्वराज का भी रेफरेंस आया। हिंद स्वराज में गांधी ने जिस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आलोचना की है वो मॉडर्निटी के साथ इमर्ज करने वाली सिविलाइजेशन है। क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की गांधी ने आलोचना नहीं की है और एक एक्सटेंट पर आप देखिए कि गांधी उससे सिंपथाइज करते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये मॉडर्निटी के साथ जो चीज़ें आती हैं ये वो छोड़ दें तो हम एक हो सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी किताब की जो थर्स्ट है मुझे लगता है उस पर समस्या ये है कि वो उसकी टाइटल में तो वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म है लेकिन वो पूरी की पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्रिटिक करती है, जिसमें मॉडर्निटी से पहले की जो सिविलाइजेशन है, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, या उससे पहले की जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उसकी भी, और एक ख़ास तरीके की वो एक बाइनरी क्रिएट करती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्सेस नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सो ये जो पॉइंट है कि बिफोर एनलाइटनमेंट देयर इज आल्सो वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म, बिकॉज वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म स्टार्ट्स विद एब्राहमिक एक्सक्लूसिविटी, दैट क्लेम that this is a universal truth which has to be given, which has to be imposed, which has to be spread, starts with something like Emperor Constantine in the 4th century. He creates his Nicene Creed. He's a military guy, he's a dictator, and he becomes a kind of a theocrat to spread this through the Roman Empire. इस तरह का यूनिवर्सलिज्म तो हर सिविलाइजेशन में है। नहीं, देखिए जिस संस्था की चर्चा कर रहे थे त्रिपाठी जी, वो भी एक अपने एक स्टीम के अंदर होता है, उसकी एक एपिस्टोलॉजी है, उसे जो बाहर है उसको गलत मानता है। ठीक है, तो मेरा I want to explain that. जान दीजिए, यूनिवर्सलिज्म, every person who has a claim of truth will take universalism. Everyone who has got a claim of truth says that this is a universal truth. Question is whether you are respecting others' right to disagree or whether you feel that you have to go and impose it. What there is a Vaishnav universalism for sure. There is a Shaivite universalism for sure. There is a Sri Aurobindo universalism for sure. The question is this we have many universalisms. एक तो पहली बात तो we agree, we have many universalisms. तो हम उस universalism को पढ़ रहे हैं जिसने imperialism और colonialism के साथ हमको affect किया है. If you go to a Native American tribe, उनका भी है आइडिया ऑफ अ सर्टेन डिवाइन विच इज अ यूनिवर्सल डिवाइन, पर उन्होंने अपने लिए ये प्रैक्टिस किया, बाकियों को ट्रबल नहीं किया, बाकियों को बॉदर नहीं किया। सो उनके भी थियोरेटिकली दे हैव अ यूनिवर्सल ट्रूथ विच दे क्लेम, बट दे हैव नॉट बॉदर टू एक्सपैंड। सो हमको ये जो वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म में शौक इसलिए आया है, इसलिए इंटरेस्ट है, नॉट बिकॉज ऑल यूनिवर्सलिज्म नहीं है, but because this is the one universalism which has actually taken over the world more than any other. Sir, while establishing your view that unity or identity characterizes Indian psyche, you argued that Indians never entertained the philosophy of difference, of plurality. But I disagree with you here. Why? Because in 13th century there is a well-known philosopher
that is Madhvacharya. He propounds the philosophy of difference, and his philosophy is known as Bhedavad. And he says that in fact differences are real. We cannot, in fact he says that bhinnascha bhinna gunascha padartha. There are diverse of things and they have diverse of attributes. So we cannot ignore the difference. Then he says that there are 5 types of differences which are eternal, and we cannot. He says that difference between one man and another man, difference between mind and matter. So we cannot say the difference only characterizes the philosophies of the West. In fact, that is also present in the East. ये चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में सिंथेटिक यूनिटी और इंटेग्रल यूनिटी की बात कर रहे हैं. दिस इज नॉट अ पॉइंट अबाउट डिफरेंस बट पॉइंट अबाउट सिंथेटिक यूनिटी, क्योंकि जो आप कह रहे हैं यदि आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे उसमें हमने इसको इस क्वालिटी को सिंथेटिक यूनिटी कहा है, जो कहता है कि मल्टीपल एसेंसेस हैं, मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, अल्टीमेट रियलिटीज़ हैं और उनको जोड़कर ये हम दुनिया बनी है. और जो इंटेग्रल यूनिटी है वो कहती है कि ये वननेस से शुरू हुई है. इसमें हम जो इंडियन मॉडल्स भी हैं, जो एक्सेप्शन हैं, वो नोट किए. I agree. Professor Malhotra, I have only 2 short comments to make. One thing, I am sure, I haven't read your book, I am sure that you must have touched that. When we are discussing about the differences, I think in one word it can be said, as has been said by Sri Aurobindo in his Foundations of Indian Culture, that our view, we believe in the cosmological view of culture. They believe in the anthropological view of culture. And you have seen that how anthropology has played a havoc, with the notion of spirit. The first thing. And secondly, as K.M. Panikkar has said very well, that when the dominant tradition in the West has been that of defining the individual as a self-defining subjectivity. But when we talk in India, he says every individual is a person, and person means web of relations. So our whole notion of man, dominant notion of man, is very different from that of the dominant tradition of the West. Only these are 2 observations which I wanted to make. It was a wonderful session. I tell you honestly, we enjoyed absolutely. For the last 1 decade, the range of questions and the presentations made by scholars, panelists, is absolutely absorbing. Really, very, very, we are very grateful to you for this enriching session we did have. I have a couple of questions. One is very, very, very specific. I can understand your agenda has been very pious, and there's no doubt about it. But could you have been able to write this book 10 years ago? What I mean to say is, do you think there's a power shift from somewhere from the United States to this side or somewhere to the other side? I would like to answer that. Before you go to the second question. मैं भूल जाऊँ. मैं पहले इस question का जवाब देना चाहता हूँ. But it's a very good question, and I do want to hear your second also. I not only could have written this book 10 years ago. I not only could have written this book 10 years ago, even though the power shift had not started, but I was writing this book 10 years ago. Because I have been a fairly radical thinker, and I have not been concerned about koi kya kahega, nahi kahega. So I started this provocation very publicly around 1994, much before all. 17 years I've been involved in these things. And I have taken on some of the very big giants in South Asian studies, and done a critique of some of these people, and they are not very happy to be critiqued. You see, post-colonials jo hain, when they critique the West, they critique dead people, because dead people will not harm you. So you can critique British Empire, although mar gaye. You can't. But the question is, you have to critique living scholars and living empire, and I have been doing that. I have been doing it. So I know what you are saying. Maybe it would be threatening or scary, but I have not been threatened or scared. Because, people may ostracize you and do all kind of things to you, but it doesn't matter. In this day of internet, you can get your message out. Second question, my second observation rather, is that after the rise of capitalism, before the coming of capitalism in the 16th century, we had religion, nature and a man.
And all those codified religions, perhaps, while being replaced by emergence of science and technology. Now, as Professor, one of the panelists really said that, now because of the rise of science and rise of the capitalism after 16th century, we thought this world will be dealt by the science and technology, and we resorted to scienticism. And after this collapse of this scienticism, or maybe this with the element of globalization, we are back to the corner. Now we want to go to tradition. And absolutely right, those which were codified religion, hierarchical nature, are defenseless. And whereas our great traditions, it's not codified, it's stretchable. Kashmiri Shaivism as good as Habermas's communicative rationality. When I read Kriya Kalam theory of Kashmiri Shaivism, I find it is better than communicative rationality and instrumental rationality of Habermas. But we didn't know it, we couldn't compare it. So I think it's a time. But what I understand now, why I asked the first question, that the corollary to the second question is that we should not be maybe captured, or we may not get imprisoned in these codifications again. If we leave it without codifications, good point. Without codifications, and then have a dialogue and a discussions, because there is no clash of civilizations, there is no question of dialogue of civilizations. Had there been a priori of clash of civilizations, there could have been a space for dialogue with civilizations. We do not believe in that. We believe that it is not a codified religion, it's a dharma, and dharma is a pluralism, is within, and maybe that makes it sustenance, that makes it greatness. Therefore, I see, with the permission of this panelist, I see Indian Renaissance right from 6th century to Bhakti movement, from Bhakti movement to Reform movement, and Reform movement even to 1977. There's a dialectics. There's a dialectics. Correct. And this dialectics is a sustainability. Within this range of dialectics, if we can understand our dharma and our tradition, identified tradition, I think that will be the best message. So that is my observation. So this is very good. I'm very grateful to you for. I'm very grateful to you for making this this comment. This is a very nice comment that you made. I'm very grateful for that. I think that one of the things that I point out here in that direction is that we are simultaneously, in the Western sense, traditional, modern, and postmodern. Simultaneously. It's not linear. It's not that one has to replace the other and kill the other. Like in the West, it was very necessary. Modernity had to get attack the previous group, and now postmodernity wants to attack modernity. I think we've been able to coexist with all of these without a problem. So we have some good, interesting resources to offer to the world. And all I'm trying to do in this book, in my own humble way, is to open that space, so more scholars of more sampradayas and more paramparas and pandits and people of various darshanas can jump into this once the door is open, and more works are needed. You know, one guy, I mean, you need 100 people thinking of all these kind of things. सर क्वेश्चन आप करना चाहूँगा सर अगर इस This will be the last question. Yes, okay sir. I think first of all I would like to thank you for this brilliant discourse. एक चीज़ हो सकती है कि इस पर हम बुक को डिस्कस करें, दूसरी हो सकती है कि इसके कई पॉइंट ऐसे हैं जिसे डायरेक्ट हम सोशल साइंसेस के कोर्स वर्क में, जो मैनेजमेंट का जो कोर्स वर्क है उसमें उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर मैनेजमेंट के कोर्स में करें तो इसके कई हैं, जैसे डिफरेंट एंग्जाइटी वाला का जो टॉपिक है उसको आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, HR मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट में वैल्यूज़ और इथिक्स का पेपर है, एटलीस्ट सिर्फ मैनेजमेंट में 4 पेपर को ये बुक कहीं ना कहीं कवर करती है. तो मेरा विचार ये है कि अगर प्रोफेसर्स अगर उचित समझते हैं इसको, तो इस बुक के कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो कई सारे आपके कोर्सेज में डायरेक्टली इंक्लूड हो सकते हैं, और इस तरह से नए स्कॉलर्स की ब्रीड तैयार करेंगे. पहली मैं उसका जवाब नहीं देता, फिर मैं भूल जाऊँ. नहीं, उसके बाद हम लोग 4 पे डिस्कस. सर तो फिर तब इस पर मैं कमेंट आपका नहीं चाहूँगा, बस मेरा ऑब्जर्वेशन है, बस क्वेश्चन जो मेरा ये है. नहीं, बट मैं इसके बारे में पूछ कहना चाहता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन कर पूछना. और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन नहीं था, बस मेरी ऑब्जर्वेशन था मेरा. दूसरा कि जो हिस्ट्री सेंटर्स में आपने जो टच किया है उसके रिस्पेक्ट में टाइम कॉन्सेप्ट को, ये मेरा अपना विचार था, जबकि कई लिमिनरीज ने इसको टच किया, जैसे प्रोफेसर ने टच किया और ये टाइम का. तो जो इंडियन और वेस्टर्न टाइम का कॉन्सेप्ट है
ये रेडिकली डिफरेंट है। अगर उनका लीनियर टाइम फ्रेम अगर हम अपने यहाँ करते हैं तो कर्मा और रिकॉग्निशन की थ्योरी काम कर ही नहीं सकती। और जब हमारा सेमी टाइप ऑफ साइक्लिकल टाइम अगर वेस्टर्न एक्सेप्ट करता है तो हिस्ट्री सेंटेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक बात है। अब इसमें आपका, अब मैं आप पर आऊँगा 2003 में, अगर मैं इफ आई एम राइटली रिकलेक्टिंग, you had granted a project named CAR, Indian traditional Indian concept of time in relation with Western and scientific. That was the topic of book granted to Professor C.K. Raju. And I want to know, because मतलब ये जो आपका प्रोजेक्ट है मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है, मैं जानना चाहता था 2003 में से आपने ग्रांट किया, इसकी पोजीशन क्या है आज के समय? So पहले तो I'll comment on the first point. What was very interesting point कि ये जो पुस्तक है ये कई modern subjects में लाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में they got 100 copies for the library of psychology department, and it is going to be prescribed in psychology department MA Delhi University में। Indian Ministry of Management Bangalore, they did a seminar on these very points that you were raising, and I was a speaker, the keynote address, and basically they are interested in taking these ideas and introducing them in idea of leadership, idea of sustainability, like that. So green environment, green management. So इन ideas को जो हमने हमारा intention ये था कि हम इसको काफ़ी heavy duty points जो हैं उनको हम easy accessible way में explain करें, ताकि आजकल के जो यूथ हैं और आजकल के इनोवेटिव क्रिएटिव प्रोफेसर्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकें। कई चीज़ें वो तो है। C.K. राजू की जो पुस्तक है, he elected to not do it after a few years, and we sort of then he जो उनका ग्रांट था he decided to discontinue it. So, but he has done good work on other things. दो किताबें उन्होंने टाइम पर लिखी, मतलब बहुत फैसिनेटिंग टाइम। The thing is that when the foundation gives work to one man, like when we give a grant की चलो conference हो वो तो होगी, because it does not depend on one man. But when you give a grant for one scholar to write a book, तो वो हो ना हो, it depends a lot on that. There is nothing you can do. अभी हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 20 वॉल्यूम की सीरीज शुरू की है। जोसेफ रीडन का जो 30 वॉल्यूम्स चाइना पर थी उसके ऊपर इंस्पायर्ड बाय दैट हमने 20 वॉल्यूम इंडिया के शुरू किए। अब हमको 11 साल हो गए हैं, अब हमने 16 वॉल्यूम्स कमीशन की हैं, तो उनमें से 9 निकली हैं, तो क्यों नहीं बाकी 7 निकली? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑथर। कोई किसी को क्या हो गया, कोई चेंज ऑफ माइंड हो गया, तो कोई नया ऑथर आ गया। सो नॉट एवरी प्रोजेक्ट यील्ड्स अ रिजल्ट, ये बात है।